नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा आसपास से खबरों से। देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे। मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी भी देंगे। पिछले 1-2 दिनों से हरियाणा की समीप की मंडियों में हड़ताल थी, इसको लेकर भाव वहाँ नहीं हुए दोस्तों। आज हम विस्तार से आपको भाव भी बताने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत बादरा आसपास से खबरों से ही करें और सबसे पहले दोस्तों बात करें गोकसी की घटना से। जो गोकसी की घटना बादरा में 11 जुलाई को घटित हुई, वो बादरा क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बनकर उभरती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये घटना है जो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रही है और इसमें लगातार नए नए घटनाक्रम जुड़ते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी और प्रमुख बातों पर आज हम इसको लेकर बात करने वाले हैं दोस्तों। हिंदू हो समाज हो या मुस्लिम समाज हो, दोनों ही तरफ से मांग की जा रही है उस तरीके जांच की। और आज हम ये भी क्लियर करेंगे कि कौन वर्ग किस जांच की मांग कर रहा है और वो मांग जो जांच हुई है वो जांच क्या हुई, क्या अब तक इस प्रकरण में निकल कर आया है दोस्तों। जब से ये घटना घटित हुई, इसका चश्मदीद गवाह जो वीडियो वायरल हुआ था, बताया जा रहा है चंपा देवी का, सिर्फ और सिर्फ वही माना जा रहा है। और उस वीडियो के बाद में क्षेत्र में जो है घटना बहुत तेज़ी के साथ चर्चा का विषय बनी और बादरा क्षेत्र में एक प्रकार से तनाव व्याप्त हो गया था। और उसके बाद में तमाम जो घटनाक्रम चले, कर्फ्यू भी लगा चिड़िया गांधी, गांधी बड़ी में, वो सब आपने देखा है। 4 दिन तक धरना भी रहा और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ बलपूर्वक धरनार्थियों को खदेड़ दिया गया था। उसके बाद में कुछ 123 लोगों को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया था। और जो गोकसी की घटना, उसके बाद में FSL रिपोर्ट आई और पुलिस ने इसका खुलासा किया तो 6 लोगों को अभियुक्त बनाते हुए उनको गिरफ्तार भी किया गया, जो कि बाद में पुलिस द्वारा ही FR लगाकर मामले की और जब कोर्ट में पेश किया गया तो 169 के तहत उनको रिहा भी कर दिया गया। तो अब जो स्थितियां हैं वो बदलती हुई प्रतीत हो रही है क्योंकि मुस्लिम वर्ग लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की राह पर अग्रसर था, क्योंकि मांग की जा रही थी उच्च स्तरीय जाँच की मांग। और जो प्राइवेट सैंपल कहाँ से आया, इसकी सघनता से जांच की मांग मुस्लिम समाज द्वारा की जा रही है। और अब दोस्तों हिंदू समाज द्वारा लगातार दोस्तों इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग हिंदू समाज द्वारा भी की जा रही थी, अभी भी की जा रही है। लेकिन अब जो हिंदू समाज मांग कर रहा है और पीड़ित जो लोग जिनको पीड़ित बनाया जा रहा है या वो पीड़ित है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे क्या है, पुलिस को खुलासे करने हैं, सच्चाई क्या है, ये अभी भी उभर कर सामने नहीं आई दोस्तों। मामले में FR लग जाना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत मामलों में FR भी लग जाती है, उसके बाद में भी मामले खुल जाते हैं, वो केस ओपन होते हैं, रीओपन भी केस बहुत से होते हैं। तो इस मामले में सच्चाई आखिर है तो है क्या, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के चलते क्षेत्र में तनाव का वातावरण है। 144 की धारा अभी तक हटाई नहीं जा रही है। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव अभी भी फूले हुए हैं। और दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि शक के घेरे में, संदेह के घेरे में आने वाले समय में पुलिस प्रशासन ही आने वाला है, जिस प्रकार से मामला आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ CBI जांच की मांग की। CBI जांच की मांग कौन कर रही है? CBI जांच की मांग अब हिंदू संगठन कर रहे हैं और वो लोग कर रहे हैं राजपाल धायल, जिनको बताया जाता है कि वो जो प्राइवेट सैंपल लेकर आए थे, वो राजपाल धायल और कुछ लोग हैं वो लेकर आए थे, उसकी जांच FSL पॉजिटिव आई थी। और राजपाल धायल ही आज ये कह रहा है कि मेरा नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। और CBI जांच के लिए वो टीम बनाकर गांधी बड़ी के लिए दर दर भटक रहे हैं नेताओं के यहाँ, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हो, सतीश पूनिया BJP के प्रदेशाध्यक्ष हो, राजेंद्र राठौड़ हो, अन्य कोई नेता हो। कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिया जा चुका है और मांग की जा रही है सिर्फ और सिर्फ CBI जांच की मांग। दोस्तों, CBI का और CID का अंतर हमने पहले ही आपको स्पष्ट किया था
कि सीआईडी की जो जांच होती है उसकी जवाबदारी केंद्र जो राज्य सरकार है उसकी, और हाई कोर्ट उसके लिए जवाबदेही है दोस्तों, और जो सीबीआई जांच है दोस्तों उसके लिए जवाबदेह केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। तो दोस्तों इनकी आप इनका दायरा समझ सकते हैं, सीबीआई जांच का और सीबीआई का और सीआईडी-सीबी की जांच का। तो सीआईडी-सीबी की जांच हो चुकी है। आसाराम चौधरी जो कि अतिरिक्त एसपी थे, उनको हाईकोर्ट ने कल तलब भी किया था, डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बोला था। उसकी पुख्ता रिपोर्ट हमारे पास अभी नहीं आई है कि वहाँ जोधपुर हाई कोर्ट में क्या हुआ है। और इसके बाद में दोस्तों मुस्लिम समाज सीबीआई जांच की मांग नहीं कर रहा है। सीआईडी-सीबी की जांच हुई है। मुस्लिम समाज खास कर ये चाहता है कि ये जो प्राइवेट सैंपल आया था ये क्यों पॉजिटिव आया, जबकि पुलिस द्वारा कलेक्ट किए गए आरोपी के घर से सारे सैंपल विफल हुए या संदिग्ध या रहे हैं, इस प्रकार से रहे, तो वो फिर उनकी रिपोर्ट साइलेंट या फिर नेगेटिव क्यों आई, और जो प्राइवेट सैंपल था उसकी रिपोर्ट ही पॉजिटिव क्यों आई। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। वो उच्च स्तरीय जांच क्या हो? क्या सीबीआई जांच की भी मांग मुस्लिम समाज करेगा या करता है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, पेच यहीं अटका है। वो प्राइवेट जो सैंपल था वो क्या था, वो कहाँ से आया, उसके पीछे पुलिस की कहानी क्या है? पुलिस को बार बार दोस्तों इन लोगों द्वारा बयान भी दिए जा चुके हैं, पुलिस ने बयान भी इन लोगों के नोट किए। वो बयान क्या है, पुलिस क्या छुपा रही है, पुलिस इस पॉइंट के ऊपर खुलासा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या पुलिस ने कहीं प्रारंभिक चरण में गलतियां की है, उसका खामियाजा पुलिस को भुगतने के लिए पुलिस कहीं ना कहीं डर कर इस मामले का खुलासा नहीं कर पा रहा है? दोस्तों क्या पेच है? ये पेच तो आज नहीं तो कल सामने ज़रूर आएगा। और ये मामला अगर उच्च स्तरीय जांच नहीं हुई, दोनों ही पक्ष संतुष्ट नहीं हुए, तब तक इस मामले में रुकावट नहीं आएगी। दोस्तों ये अनवरत आगे चलता जाएगा। ये पुख्ता चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। दोनों ही पक्षों की दोस्तों यहाँ इज्जत का सवाल एक प्रकार से यहाँ बन गया है। एक प्रकार से दोनों ही वर्ग अब ये महसूस कर रहे हैं कि बात समाज तक आ पहुँची है। मुस्लिम समाज भी ये कहता है, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है, इशारे कर रहा है कि ये मामला अगर झूठा है, अगर साजिशन है, तो क्यों मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है? मुस्लिम समाज इसकी, पूरा समाज इसकी बदनामी क्यों झेले? और कमोबस यही डिपेंड करता है दोस्तों हिंदू समाज के लिए कि अगर वहाँ गोकशी की घटना हुई थी, अगर पुलिस की कहीं कोई गलती है, कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं, या फिर सरकार की मंशा के चलते, पुलिस की मंशा के चलते किसी प्रकार से दबाव से इस मामले को दबाकर उसके ऊपर लिपापोती की जा रही है, तो इसका कहीं ना कहीं इसकी आँच हिंदू समाज पर आती है। दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदू समाज को यहाँ नीचा देखना पड़ेगा कि गोकशी की घटना हुई नहीं तो फिर ये साजिश किसने रची? दोस्तों दोनों ओर से बातें फंसी हुई है, पेच फंसा हुआ है। पेच ये है कि प्राइवेट सैंपल आखिर कहाँ से आया, उसकी हकीकत क्या है? तो दोस्तों दोनों ओर से मांगे की जा रही है, लेकिन सीबीआई जांच की मांग हिंदू समाज की तरफ से की जा रही है, और जो अब पीड़ित बनाए जा रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं उनकी तरफ से की जा रही है। चाहे वो रवि बंसल हो, राजपाल धायल हो, इनसे जुड़े हुए अन्य लोग हो जिनके बयान पुलिस प्रशासन ने लिए होंगे, जिनका खुलासा नहीं हो पा रहा है, पुलिस प्रशासन बता नहीं रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, मीडिया के सामने आकर इस बात का खुलासा नहीं कर रहा है। बिरानी पुलिस ने एफआईआर लगा दी, मामले में कोर्ट में पेश कर दिया, कोर्ट ने मामले को देखा और सीआरपीसी की धारा 169 के तहत आरोपियों को रिहा कर दिया। दोस्तों ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, संविधान के दायरे की बात है, कानून के एक्ट के प्रावधानों का ये एक प्रकार से फंडा है और उसके तहत ही ये प्रक्रियाएं हुई है।
लेकिन क्या ये प्रक्रियाएं निचले स्तर पर जहां से एफआईआर लगी है पुलिस प्रशासन की तरफ से भिलानी थाना में, क्या वो एफआईआर सही लगी है, जांच सही हुई है? क्या उसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? सीआईडी सिब्बी ने यहाँ जांच की है, उसके रिकॉर्ड को हाईकोर्ट ने दोस्तों तलब किया है, मंगाया है। आपने क्या जांच की है? और उस पॉइंट के ऊपर याचिका लगी है दोस्तों। याचिका जो जोधपुर हाईकोर्ट में लगी है वो इसी पॉइंट को लेकर लगी है कि प्राइवेट सैंपल की हकीकत क्या है, उसमें क्या दबाया छुपाया जा रहा है, क्या झूठ को पेश किया जा रहा है, हकीकत क्या है, ये कोई नहीं जानता है। और ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं दोनों ही वर्गों में। तो क्या ये मामला लंबा चलने वाला है दोस्तों? लगता तो यही है। और जो जांच अब तक हुई है, क्या वो सही जांच हुई है? उसकी रिपोर्ट वो थी, वो उस पॉइंट पर क्या जांच की गई जिस पॉइंट पर अभी पेच फंसा हुआ है सीआईडी सिब्बी द्वारा। दोस्तों दो जांच इसकी हुई है अभी तक। और जो दस्तावेज जांच के थे वो सारे के सारे मैं दस्तावेज हाईकोर्ट ने तलब किया है आसाराम चौधरी को, जो कि इस जांच के नेतृत्व करता थे। तो दूध का दूध पानी का पानी इस मामले में ज़रूर होगा। हमारी भी नज़रें बनी हुई है, हम भी निष्पक्षता के साथ पूरी नज़रें इस गोकसी के प्रकरण पर बनाए हुए हैं और आपको निस्संदेह है इस मामले की परम हकीकत से अवगत करवाएंगे दोस्तों। उसमें समय लग सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, उसको परेशान किया जा सकता है, उसमें रुकावटें अवरोधक उसके मार्ग में लाए जा सकते हैं, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन उसको पराजित नहीं किया जा सकता दोस्तों। सत्य उभर कर आएगा, ज़रूर आएगा। और हम आपके साथ, हम भी वादा करते हैं इस मामले के ऊपर हमारी पूरी नज़रें बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने मामले को दबाया है या कहीं कोई षड्यंत्र हुआ है, और गोकसी की घटना क्या थी, और जो घटना अगर मुस्लिम प्रशासन की, मुस्लिम वर्ग की तरफ से अगर मामला क्लियर है, आश्वस्त है कि ऐसी घटनाएं नहीं हुई है, तो क्या कारण है कि जो लोग भागे हैं वो क्यों भागे थे? मूसा मौलवी को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था, उसमें एक अभियुक्त मूसा मौलवी भी थे, वो कहाँ हैं? अभी तक पुलिस ने उसकी पकड़ क्यों नहीं की? क्या सीआईडी सिब्बी ने अपनी जांच में मूसा मौलवी के पॉइंट को भी रखा है, खंगाला है, उनसे जांच की है, उनसे मांग की है, उनके घर पहुंचे हैं? और कहीं ना कहीं जो मामले दबा दिए गए थे, संदिग्ध थे, जो अदृश्य थे, पर्दे के पीछे थे, क्या उनको पर्दे के पीछे जाकर खंगाला गया, टंटोला गया, पूछताछ की गई? कुछ वहाँ से स्पष्ट इंडिकेट सामने निकल कर आए थे? दोस्तों ये बहुत सवाल है। और सवाल तो ये भी है कि जो प्राइवेट सैंपल आया था, तरह तरह की अफवाहें चली है कि 1.5 घंटे के लिए जिस बाइक के बैग में वो प्राइवेट सैंपल किसी के घर से लाया गया था, वो रखा था, वो गायब थी बाइक। उसके बाद में ये भी चर्चाएं हैं कि वो गौशाला में कोई मरी हुई गाय के सैंपल को उसमें डाला गया। अलग अलग तरह की घटनाएं फैली है दोस्तों, लेकिन जो सूत्र है हमारे, इन सारी घटनाओं को दोस्तों नकार रहे हैं। और सूत्र ये कह रहे हैं कि मामला, इसके पीछे जो रियल था वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अभी भी दबाया जा रहा है। वो मामला क्या था वो निकल कर सामने आना बहुत ज़रूरी है। एफआईआर लगा दी गई, लेकिन क्या एफआईआर सही लगी है, ये भी एक बहुत बड़े सवाल है। तो दोस्तों गोकसी की घटना में आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे दोस्तों लंपी स्किन डिजीज बीमारी को लेकर। उसके अंदर पेज क्या है? हमारे विधायक भी विधानसभा में बोले हैं, भादरा के विधायक से मेरा विलोम है, जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं भादरा विधानसभा का, और विधानसभा में बोले हैं गायों की संख्या मरी हुई बहुत कम बता रहे हैं, और लंपी स्किन डिजीज बीमारी को भादरा क्षेत्र में ज़्यादा गंभीर नहीं बता रहे हैं। राजस्थान में ज़रूर कुछ गंभीर बता रहे हैं, लेकिन देश में बहुत ज़्यादा गंभीर बता रहे हैं। इसका सच क्या है दोस्तों? इसका सच ये है कि राजस्थान में ही ये बीमारी पूरे देश में सबसे ज़्यादा गंभीर है। लगभग 16 राज्यों में इस बीमारी का होना केंद्र द्वारा स्वीकार किया गया है, और ये भी कहा गया है कि केंद्र द्वारा कि 15 राज्यों में स्थिति नियंत्रण में है और वहाँ मामले घट रहे हैं।
स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन राजस्थान में स्थिति गंभीर है और वहाँ नियंत्रण में नहीं है। अब इसको कैसे समझा जाए दोस्तों? केंद्र कैसे किसी बीमारी को, महामारी को, किसी समस्या को, किसी आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करता है और राज्य उसको राज्यव्यापी आपदा कैसे घोषित करता है, आपदा घोषित कैसे करता है? इसका रूल आखिर है तो है क्या? पेच कहाँ फंसा है दोस्तों? इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक वाक्य का मैं जिक्र यहाँ पहले कर देता हूँ। प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री संजीव बालियान, दोस्तों आपको याद होगा, खबरों की सुर्खियाँ भी बने, अभी 1-2 दिन पहले ही आए थे, और उन्होंने ये बातें कही कि 15 राज्यों में स्थिति नियंत्रण में है जहाँ ये लंपी बीमारी वायरस फैला है। राजस्थान में स्थिति गंभीर है। ये भी बयान राजस्थान में आकर केंद्रीय मंत्री द्वारा दिया जाता है, लेकिन राजस्थान में स्थिति गंभीर कैसे है और यहाँ है तो यहाँ की सरकार क्या कर रही है और क्या कर रही है? देश के आंकड़े बताए जा रहे हैं दोस्तों। इन आंकड़ों पर हमारा बिलीव नहीं है, क्योंकि रियल में धरातल पर आंकड़े कुछ और ही पेश हो रहे हैं। राजस्थान के आंकड़े माने तो राजस्थान सरकार 52,000 से अधिक गोवंश की मौत के आंकड़े दे रही है और 29 लाख से अधिक गोवंश को पीड़ित बता रही है। यहाँ देश के अगर केंद्र के आंकड़े माने तो मात्र ये आंकड़े 18,50,000 के संक्रमित गोवंश के हैं, 18 लाख मात्र। और यहाँ अगर मौत के आंकड़े देखें तो 12 राजस्थान के आंकड़े बताए मैं आपको इन 18,50,000 आंकड़ों में, तो राजस्थान में संक्रमित आंकड़े केंद्र मात्र 12,50,000 दे रहा है। लेकिन आप ये अंतर समझिएगा, 12 लाख 18 लाख में से राजस्थान में संक्रमित है पशु, तो राजस्थान में स्थिति किस प्रकार गंभीर है ये भी इससे इंडिकेट मिलता है। और वैक्सीन 30 लाख डोज राजस्थान को मिली है, ऐसा केंद्र कह रहा है, और पशुपालन मंत्री जो प्रदेश के दौरे पर आए वो कह रहे हैं, लेकिन डोज लगी है मात्र 12 लाख। 30 लाख वैक्सीन भेज चुके हैं, लेकिन 12 लाख ही डोज लगाने की व्यवस्था राज्य कर सका है। तो ये कमी आखिर किसकी है? क्या वैक्सीन लगाकर इस पर बहुत जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता? दोस्तों वैक्सीन इसकी एक आ चुकी है दोस्तों, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफ़ी दिन पहले जिक्र किया था, और राजस्थान में इसकी बहुत बड़ी डोज की खेप 30 लाख के करीब दी हुई है, जिसमें 12 लाख वैक्सीन ही लगानी राज्य ने स्वीकार की है। और आपदा घोषित करने की अगर जहाँ तक बात है तो दोस्तों इसको लेकर मैं स्थिति यहाँ क्लियर आपको करके बताना चाहूँगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मात्र 6 घंटे में हम आपदा घोषित कर देंगे, इसको राष्ट्रीय आपदा, लेकिन पहले राज्य सरकार इसको आपदा तो घोषित करें। राज्य सरकार इसको अब तक आपदा ही घोषित नहीं कर रहा है, केंद्र कैसे करेगा? दोस्तों इसमें पेच क्या है? क्या राज्य सरकार पहले आपदा घोषित करें, उसके बाद में केंद्र उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करता है? दोस्तों इसको लेकर जो कानून बने हैं 2005 में, ये अधिनियम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना है। बेशक ये 2006 में लागू हुआ था, बना कानून जरूर 2005 में था, लेकिन 2006 से जब से ये बना है उसमें कुछ खामियां है दोस्तों, कुछ बिंदु इसमें छूटे हुए हैं, उस पर विस्तार से कभी चर्चा नहीं हुई, कभी बहस नहीं हुई, उस बिंदुओं को दुरुस्त नहीं किया गया, और यही पेच लगभग इस प्रकरण में फंसा हुआ है कि राष्ट्रीय आपदा कैसे घोषित करे। केंद्र इसके लिए इनकार कर रहा है, क्योंकि पेच है दोस्तों इस कानून में, इसके प्रावधानों में, इसका जो एक्ट बना है इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां रखी गई है। और उसको लेकर मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो उसको लेकर भी 1995 से 2000 तक, 1995 से लेकर 2000 तक दोस्तों इसका विचार का जो प्रस्ताव आया था दोस्तों, उसमें जो चीज़ें थी वो 2005 में जब ये आपदा प्रबंधन अधिनियम बना था तो वो पेच अभी भी उसके बाद में जब कानून बना तो उसमें वो खामियां है, वो दुरुस्त नहीं किया गया, वो विचार अधूरे थे, वो कंप्लीट नहीं हो सके थे, उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया था। तो दोस्तों NDRF ये केंद्र से संबंधित दोस्तों एक प्रकार से दल है, जिसको नेशनल
डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड कहते हैं, और इसके कई अनेक रूप भी हो सकते हैं दोस्तों। और इसमें मैं आपको बताऊं तो CRF भी होता है, जो कि बीमारी आपदा जो होती है, कोई समस्या जो होती है, उसकी गंभीरता पर डिपेंड करता है फंड के मामले में कितना अधिक फंड अब इसको और मुहैया करवाया जाए। तो इसको लेकर अलग अलग इसके अंग भी बने हुए। NCCF भी एक प्रकार का आपदा फंड ही बना हुआ है। इसकी भी कंडीशन अलग से कंडीशन आती है, तो विशेष कंडीशनों में ये लागू होती हैं दोस्तों। तो NDRF है जो केंद्र की तरफ से नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इसको कहते हैं, वो दिया जाता है, जो कि राज्य को भरपूर मदद इसमें मिलती है। और ये राष्ट्रीय आपदा जब घोषित किसी चीज़ को की जाती है तो उस कंडीशन में ये लागू होता है। और एक SDRF है दोस्तों, जो कि राज्य स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इसका नाम है। ये स्टेट से राज्य से विलोम करता है दोस्तों। इसमें राज्य की शक्तियाँ और राज्य के पावर निहित है। और जिस प्रकार से ये एक्ट 2005 में अधिनियम बना था, आपदा प्रबंधन अधिनियम, उसके तहत ये सारे सिस्टम काम करते हैं। और दोस्तों इनकी टीमें जो है, जैसे ही ये आपदा और राष्ट्रीय आपदा घोषित होती है, आपदा स्टेट द्वारा एक प्रकार से घोषित करनी पड़ेगी और राष्ट्रीय आपदा केंद्र इसको घोषित करेगा। उसके बाद में केंद्र द्वारा भरपूर मदद राज्य को दी जाती है और उस बीमारी को बहुत जल्द कंट्रोल कर लिया जाता है। उसके हर अंगों को, हर एक उस प्रभाव को और उसकी विशालता को, उसकी तीक्ष्णता को, उसकी मारक क्षमता को सारी कवर की जाती है। और कवर करने के बाद में उसमें रिलीफ मिलती है। तो ये एक प्रकार से पेच है जिसमें कुछ छूटा हुआ है दोस्तों, स्थितियाँ क्लियर नहीं है, जिसको लेकर ये पेच फंसा हुआ है। स्टेट के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र इसको लेकर राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं कर रहा। और केंद्र कह रहा है कि ये लगभग 16 स्टेटों में है, 15 स्टेटों में स्थिति नियंत्रण में है, आप इसको आपदा घोषित करें, हमें तो मात्र 6 घंटे लगेंगे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में। तो इसको लेकर मीटिंगें होती है, पूरी चीज़ें जांचनी पड़ती है और उन पहलुओं पर विचार करना पड़ता है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से पहले दोस्तों बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो सारी पूरी करनी पड़ती है। सर्वे भी होते हैं, टीमों का गठन किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार होती है, वो रिपोर्ट केंद्र में जाती है, उसके बाद में उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाता है। तो राजस्थान ने अब तक क्या किया है, और उससे पहले की जो एक हमने समीक्षा की थी उसमें दोस्तों बताया था, और कवरेज जो की थी भादरा में एक बाईपास पर दोस्तों, इसमें भी आपको बताया था 13,000 करोड़ रुपए का फंड राजस्थान गवर्नमेंट के पास इसमें है दोस्तों, जो कि 6,000 से अधिक का फंड केंद्र से इसमें सम्मिलित किया हुआ है। और 7,000 के करीब का जो फंड है वो दोस्तों जो गोसेंस होते हैं, विभिन्न तरह के शुल्क, टैक्स वगैरह, उनसे राज्य को प्राप्त हुआ है। तो 13,000 करोड़ कुल। और अगर इसको आपदा राजस्थान सरकार घोषित भी कर दे तो जितने अब तक दोस्तों पशुओं की मौत दिखाई गई है और जो किसान, जो पशुपालक प्रभावित हुए, उनका अगर सारा हम कैलकुलेट करें मोटा मोटी लगभग समथिंग जिसको बोलते हैं, तो 600 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार को इसके एवज में मुआवजे के तौर पर करना होगा। तो दोस्तों अंतर राशि का आप समझ सकते हैं। और स्थिति हमने इसको लंपी को लेकर आपको बताई है, केंद्र और राज्य के बीच में जो पेच फंसा है वो कहाँ फंसा है। और हमारे विधायक जो बार बार केंद्र पर आरोप लगाकर और केंद्र के नेताओं से जवाब चाहते हैं, संभवतः केंद्र के नेता हमारे विधायक को जवाब ना दें, लेकिन जो विधानसभा में ये बोल सकते हैं, जहाँ डिजर्व रखते हैं और जिसके लिए चुनकर यहाँ से भेजे गए हैं, और जो जवाबदेह हैं इनको जवाब देने के लिए एक विधायक को उनके सवालों का जवाब देने के लिए कम से कम उस सरकार से तो जवाब तलब कर ले कि आप इसको आपदा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आप स्थिति को समझ रहे हैं कि विधायक बलवान पूनिया कहाँ चूक कर रहे हैं। क्या ये एक प्रकार से अपनी खींच मिटा रहे हैं केंद्र को कोसते हुए,
क्या उनको भादरा विधानसभा में जिताकर जो क्षेत्र के लोगों ने भेजा है उस जिम्मेदारियां जवाबदारियों के प्रति क्या ये सचेत हैं? क्या वो ईमानदारी के प्रति अपनी जवाबदारियों को निर्वाह कर रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल है। इसका जवाब आप ही ढूंढिएगा, आप ही खोजिएगा, क्योंकि इसको लेकर आपके सामने हमने स्थिति सारी रखी है और इसके ऊपर विचार आपको करना है। तो दोस्तों, सबसे केंद्र से सबसे बड़ी खबर आपको मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। PFI पर देश भर में 13 राज्यों में छापेमारी की है NIA ने और ED ने। और ये कार्रवाई जो बार बार खबरें आ रही है टेरर फंडिंग को लेकर और जो आतंकवादियों को पनाह देने, उनको फंडिंग करने, और एक प्रकार से जो दोस्तों आसाम में और केरल में तो स्थितियाँ इस प्रकार से मिली हैं कि कुछ जो पदाधिकारी है PFI के, उनके घरों की छत पे टेरर कैंप चलाए जा रहे थे, उनको पकड़ा भी गया है, गिरफ्तारियां भी की गई है। और बड़े बड़े PFI के नेता लगभग 125 के करीब अब तक देश भर में गिरफ्तार हो चुके हैं। और दोस्तों, जो छापेमारी है वो बहुत विस्तार से इसकी जो एक वेबसाइट है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं तो कर्नाटक में लगभग 20, केरल से 22, पांडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, महाराष्ट्र से 20, दिल्ली से 3, असम से 9, मध्य प्रदेश से 4, वाराणसी से 3, पुणे से 2, राजस्थान से 2 आदि गिरफ्तारियां की जा चुकी है। बड़े बड़े नेताओं की, प्रदेश अध्यक्ष जो PFI के हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो चेयरमैन OMA सलाम जो कि शाहीन बाग दिल्ली मुख्य कार्यालय में बैठते हैं दोस्तों, उन सबको गिरफ्तार किया जा चुका है। केरल के अध्यक्ष मोहम्मद बशीर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसको लेकर दोस्तों अब सघन जांच चल रही है और संभवतः प्रतिबंध लग सकता है जल्दी PFI पर देश भर में। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी खबर आज की देश भर में। और NSA डोभाल इसकी पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और कल रात्रि को 1 बजे के करीब एक साथ सभी ठिकानों पर छापेमारी की गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों कांग्रेस के ऊपर सचिन पायलट को लेकर अभी भी स्थिति यहाँ राजस्थान में गंभीर बनी हुई है, क्योंकि 3-4 नाम आ रहे हैं। सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष बनते हैं, जैसा कि संभावनाएं हैं, अगर नामांकन दाखिल कराते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए, जो कि आज 22 से प्रारंभ हो गए हैं, 30 सितंबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब करीब नामांकन भरने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। लेकिन कुछ प्रयास अभी भी गांधी परिवार को मनाने के हैं, राहुल गांधी को मनाने के हैं कि वो अपना नामांकन अगर दाखिल कर दे, तो उनके नामांकन के दाखिल के सामने विरोध में संभवतः बहुत कम व्यक्ति होंगे जो नामांकन दाखिल करेंगे, G23 के नेताओं को छोड़कर। तो दोस्तों क्या होगी स्थिति, ये देखने वाली बात है। और 19 अक्टूबर को मिलेगा कांग्रेस को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस की फिर स्थिति बदल सकती है, कांग्रेस एक नए सिरे से देश में उभर कर आ सकती है। और गांधी परिवार से कांग्रेस का क्या वजूद अलग होता है, या फिर एक बार फिर गांधी परिवार के ही सर पर कांग्रेस का ताज सजा दिया जाता है, ये देखने वाली बात है। गोविंद सिंह डोटासरा और BD कल्ला और रघु शर्मा के नाम सचिन पायलट के साथ मुख्यमंत्री की दौड़ में है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। 20 सितंबर से डुंगराना में फसल बीमा क्लेम को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। बजरंग सहारण के नेतृत्व में अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन। दोस्तों यहाँ भी किसान धरना प्रदर्शन, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चाहे बिजली की मांगे हो, जन अधिकार यात्राएं हो, और दोस्तों किसानों की जल सिंचाई से जुड़ी मांगे हो, बीज से जुड़ी मांगे हो, और दोस्तों तबादला नीति हो, अनेकों मसलों को लेकर भादरा की जनता सड़कों पर है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अब जल्द से रामलीलाओं की, तो आज रामलीला समिति का भव्य उद्घाटन है। राहुल कस्वां शासन चूरू दोस्तों इसका उद्घाटन करेंगे। और कल आदर्श रामलीला कमेटी हाथीपुर आवास का भी भव्य उद्घाटन होगा। और एक आदर्श बाल रामलीला कमेटी पंचायती स्कूल के पास में है, उसका भी कल उद्घाटन
होने जा रहा है। तो दोस्तों ये प्रमुख रामलीला है और वाल्मीकि समाज की तरफ से भी रामलीला की जाती है और पुराना वार्ड नंबर 11 की तरफ से धानका मोहल्ले में भी दोस्तों रामलीलाओं का आयोजन किया जाता है। बहुत शानदार ये रामलीला कलाकारी के लिहाज से होती है। इसके अलावा जल्दी से आपको आज 22 सितंबर को क्या विशेष दिवस है बताए। 1539 को सिख संप्रदाय के पहले गुरु नानक देव के निधन आज के दिन हुआ था दोस्तों, उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। 2011 में क्रिकेटर पूर्व कप्तान रहे मैसूर अली खान पटौदी का भी आज के दिन निधन हुआ था और रामकृष्ण परमहंस की जीवन संगिनी उनकी धर्मपत्नी शारदा देवी का 1853 में आज के दिन जन्म हुआ था। और राष्ट्रीय गुलाब दिवस आज के दिन मनाया जाता है। 1996 से लगातार ये मनाया जा रहा है और मेलिंडा रोज के याद में दोस्तों ये दिन मनाया जाता है। 12 वर्ष की उम्र में ऑक्सिन ट्यूमर के चलते उनका निधन हो गया था और तब से लेकर ये रोज डे जो है राष्ट्रीय गुलाब डे मनाया जाता है। और जल्दी से मंडियों के भाव आपको बताएं तो नोट से शुरुआत करते हैं। मोट 6183 रुपये, ग्वार के भाव 4991, चना के भाव 4570, सरसों के भाव 5940, मूंग के भाव 7080, मेथी के भाव 4900, गेहूं के भाव 2191, जबकि बाजरी के भाव 1850, जौ के भाव 2399, मूंगफली 6608, नरमा बिकाए 8860 रुपये नोर में। और संगरिया मंडी में नरमा बिका है 9148, गेहूँ बिकी है 2187, सरसों बिकी है 5901 रुपये प्रति कुंटल। और पीलीबंगा में नरमा बिका है 9002, पदमपुर में नरमा बिका है 9111, हनुमानगढ़ में नरमा बिका है 9203, सरसों बिकी है 5800। और बीकानेर मंडी में गेहूँ बिकी है 2225, चना बिका है 4500। और आज की अंतिम मंडी आबोर में नरमा बिका है 9185, कपास बिकी है 8215। और हरियाणा मंडी में हड़ताल चल रही है जिसके चलते मंडियों में भाव नहीं हुए। मौसम का मिजाज बताए तो 22 सितंबर है, 30 से 31 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा था। 14 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही है, तूफान का सा एहसास करवाती हुई। और दोस्तों लगभग 90 से 95% बादल आसमान में आज छाए रहे। रात्रि को भी लगभग 40-50% बादल छाए रहेंगे। इसी प्रकार से हवाएं चलेगी। 23 सितंबर को कल का मौसम 27 से 31 डिग्री टेम्परेचर दिन में और 30 से मात्र 31 मैक्सिमम कल दोपहर को। और दोस्तों 27 से 29 कल देर शाम को। तो मौसम में बहुत गिरावट आ रही है और बरसात कल होने की पूरी संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही है। तो कल जो बरसात होगी वो दोस्तों 0.1 mm से लेकर 4.4 mm बरसात दिन भर हो सकती है कल। तो कल रामलीलाओं का उद्घाटन भी है, धार्मिक आयोजनों की शुरुआत है और 26 तारीख से दोस्तों दुर्गा पूजा कमेटी का भी उद्घाटन है। तो बरसात का मौसम भी है और अचानक से ठंड की दस्तक शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो आज के लिए 7 बजे के बुलेटिन में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान। देखते रहिएगा साफ संदेश भारत। और जिस किसी भी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, ज़रूर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करके हमें जो स्नेह प्यार दुलार है वो ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।